अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवीदा शेख और आप सबको खुशामदीद कहती हूँ मेरे पॉडकास्ट आज के मेहमान में। आज का एपिसोड बहुत ही ख़ास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं जेन ज़ी और उनके मेंटल इश्यूज़ पर, जहां हर मुस्कुराहट के पीछे बर्नआउट और हर इंस्टाग्राम की फ़िल्टर्स के पीछे असल छुपी है एंजाइटी। इन सब चीज़ों पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साइकोथेरेपिस्ट महविश सलमान, जो अपनी एक्सपर्टीज़ हमारे साथ शेयर करेंगी। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम नवीदा। मैम कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि साइकोथेरेपिस्ट और साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट में क्या फ़र्क है? ओके, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग एंड गेटिंग दिस पॉडकास्ट ऑन। देखिए, 3 चीज़ें हैं। साइकाइट्रिस्ट फ़र्क हैं, उन्होंने MBBS किया होता है और वो मेडिकेशन दे सकते हैं, और साइकोलॉजिस्ट डिफरेंट हैं, उनकी स्टडीज़ फ़र्क हैं, वाइड रेंज आती है, उनमें टेस्टिंग्स भी हैं और दीगर बाकी चीज़ें मौजूद हैं। साइकोथेरेपिस्ट एक डिफरेंट तरह से ट्रेन होते हैं जो कि स्पेशली साइकोथेरेपी करते हैं। तो ये 3 चीज़ों का समझना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि हम इसको मिक्सअप कर जाते हैं। बहुत सी दफ़ा लोग ये समझते हैं कि हमने नहीं जाना अगर कोई मेंटल इशू है भी, क्योंकि उनको ये महसूस होता है कि नहीं, हम पागल थोड़ी हैं, हम क्यों जाएं साइकोथेरेपिस्ट के पास, या हम क्यों जाएं। जबकि ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जैसे इंसान के जिस्म बीमार होता है और उसके लिए वो डॉक्टर के पास जाता है, तो अगर कोई जहनी मर्ज़ है तो हम क्यों नहीं जाते किसी मेंटल डॉक्टर के पास। हमने अभी भी इसको टैबू समझा हुआ है। जी। तो मैम, मैं जेन ज़ी पे बात करना चाहूँगी, जो कि बहुत ही हिट टॉपिक है, हर कोई इससे बात करता है और हर कोई कहता है कि जेन ज़ी बहुत यूनिक जनरेशन, लेकिन एट द सेम टाइम इसकी बहुत नेगेटिव साइड भी हम देखते हैं कि ये सब ज़्यादा कनेक्टेड है। सोशल मीडिया के दौर में इसने आँख खोली है, टैबलेट, मोबाइल, कलर TV इनके सामने रहा है, लेकिन इसके बावजूद ये जो है इमोशनली ड्रेन होते हैं, सप्रेस्ड होते हैं अपनी फीलिंग्स को लेकर। तो इसमें मैं बात करना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं आपसे जानूँगी कि क्या जेन ज़ी की जो एज रेंज है 1997 से 2012 तक है या 2000 से 2010 तक है? आई थिंक इट्स 1997 to 2012। सही और फिर उसके बाद अल्फ़ा, बीटा और वो सब। सही। तो मैम, इसके बारे में बताएं ना कि क्यों ये इसको सबसे ज़्यादा डिस्कनेक्टेड समझा जाता है, हालांकि ये वाईफाई की वो स्ट्रॉन्ग जनरेशन है। क्योंकि इन्होंने जब आँख खोली है तो इनके पास स्मार्टफोन्स हैं, टैबलेट्स हैं, सोशल मीडिया से 24/7 कनेक्टेड हैं, और जितने ज़्यादा ये एक्सटर्नली कनेक्टेड हैं उतने ही डिस्कनेक्टेड इंटरनली हैं। क्योंकि स्क्रीन के इस पार रह के कनेक्ट होना बहुत आसान है, और फेस टू फेस बैठ के रिलेशनशिप्स को या फेस टू फेस बैठ के बात करना मुश्किल है। रिलेशनशिप्स में भी अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है, और ऑफ स्क्रीन आपको पता है बहुत मुश्किल है जेन ज़ी के लिए कि वो कनेक्ट हो सकें। इनको ज़्यादा आसानी लगती है कि स्क्रीन पे हैं, सोशल मीडिया पे 24/7 हैं, और बहुत कैजुअल रह के ये अपने रिलेशनशिप्स को फॉर्म करते हैं। सही। लेकिन मैम, ये जो है इनके पास फ्रीडम भी है, टेक्नोलॉजी भी है, एक्सपोजर भी है, उसके बावजूद ये इनसिक्योर फील करते हैं। इनसिक्योर इस वजह से फील करते हैं क्योंकि इंटरनल स्टेबिलिटी नहीं है ना, वो ग्राउंडिंग नहीं है इनके पास। दुनिया की हर चीज़ मौजूद है, लेकिन और से खूब से खूब तर की तलाश है। तो वो खूब से खूब तर की जब तलाश हो तो कहीं पे सेटिस्फैक्शन लेवल नहीं है, तो आप इनसिक्योर रहते हैं। आप सोचते हैं कि मतलब अच्छा उसके पास ये है। जैसे सोशल मीडिया पे हर चीज़ को बहुत 10 टाइम्स बेटर करके दिखाया जाता है, और एक 19 साल का बच्चा अगर मिलियनेयर है तो दूसरा 19 साल का बच्चा जो अभी A लेवल्स कर रहा होगा, वो अपनी जगह पे सोचता है कि वो मिलियनेयर है तो मैं क्यों नहीं। ऐसा ही है। तो मैम, आप ये भी तो बताएं कि जब सोशल मीडिया ने क्या हमारी जनरेशन को जो है ये ओवर थिंकिंग, सेल्फ हेट और कंपेयरिंग एंजाइटी में डाल दिया है, क्या ये कोई कॉन्ट्राडिक्शन है? ज़ाहिरी बात है, जब आप सोशल मीडिया पे 24/7 लोगों की स्टोरीज़ देख रहे हैं, फीड्स देख रहे हैं और उनकी रील्स देख रहे हैं, डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स को भी अगर आप देखें, जब ये सब चीज़ें मौजूद हैं और वो सब देख रहे हैं, जेन ज़ी देख रही है सारा कुछ, तो उनको भी वहाँ तक पहुँचने के लिए दे नीड अ वे कि हम कैसे वहाँ तक पहुँचेंगे। तो ज़ाहिरी बात है, एंग्जाइटीज़ आती हैं इंसान के अंदर कि जो उसके पास है वो मेरे पास नहीं है, या मैं उस तक कैसे पहुँचूँ कि वो मेरे पास भी मौजूद, मैं भी वो ले सकूँ। तो मैम, ये भी देखते हैं कि कुछ लोगों की नेचर होती है ओवर
लव देना, ओवर केयर करना, और उसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि फ़िल्टर कल्चर है, हाईलाइटेड रील्स हैं जो हमारी जेंजी के अंदर बेसिकली जो है इमोशनली सप्रेशन का फैक्टर भी इंक्रीज़ कर देती हैं। इस वजह से वो ये भी देखते हैं कि अगर हम ज़्यादा प्यार या मोहब्बत देंगे, केयर करेंगे, वो लोग उनसे डिस्टेंस कर लेंगे और बाद में खुद को इमोशनली सप्रेस्ड कर रहे होते हैं। क्या ये ठीक है या इसको हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं? अच्छा देखिए, फ़िल्टर कल्चर को मैं ये कहती हूँ कि ये एक तरह की मास्किंग है, ठीक है। आपने एक तरह का मास्क लगाया होता है, आपने देखा है डिफरेंट फ़िल्टर्स जो हैं वो क्या हैं, उसमें खूबसूरत स्किन है, लंबे बाल हो गए, तो फ़िल्टर है, ये एक तरह का मास्क है। और मास्क आप तभी लगाते हैं जब आपको डर होता है, खौफ होता है रिजेक्शन का, कि हम एक्सेप्टेबल होंगे या नहीं, ऐसे तो ही है। तभी आप इस चीज़ को इतना हाईलाइट करते हैं, तो तभी आप उस कल्चर में रहते हैं। इसको किस तरह से ठीक किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शन हो, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ेस टू फेस आप बैठ के बात करें, आई कांटेक्ट हो आपका, एक्टिव लिसनिंग हो, ये सब चीज़ें होंगी तो फिर, और एक्सेप्टेबिलिटी, अपने आप को एक्सेप्ट करना। मेरे नज़दीक सबसे बड़ी चीज़ ये कि आपको अपनी वर्थ पता हो, आप अपने आप को दूसरे से कंपेयर मत करें, आपको अपनी वर्थ पता होनी चाहिए कि मैं क्या हूँ, क्योंकि हर इंसान को अल्लाह ताला ने कुछ ना कुछ दे के पैदा किया है, और जस्ट टू फाइंड योर पर्पस कि आप कौन हैं। तो मैं यहाँ पे बात करूँगी कि 20s की एज में मोस्टली होपलेसनेस फील करते हैं, बर्नआउट फील करते हैं, आइडेंटिटी क्राइसिस का भी हम जो है शिकार होते हैं, और साइकोलॉजी में एक टर्म यूज़ होती है बर्नआउट सिंड्रोम। क्या ये एक रियल कंडीशन है इसकी? जी बिल्कुल। ये 2019 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, WHO ने इसको रिकग्नाइज़ किया है कि ये ऑक्यूपेशनल फिनोमेना है, और ये कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ये एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है। और इस मेंटल हेल्थ कंडीशन में आप फिज़िकली इमोशनली बर्नआउट होते हैं, आपको लेज़ीनेस फील होती है, आप डिसकनेक्शन फॉर्म करते हैं रिलेशनशिप्स से, लोगों से, चीज़ों से। तो दिस इज़ अ वेरी एक्चुअल फिनोमेना। तो मैम इसको थोड़ी और डिटेल में बताएं, बर्नआउट एक्चुअल में है क्या? बर्नआउट देखिए, फ़िज़िकली और इमोशनली जब आप डिसकनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं ना, जब आप चीज़ों के साथ आप समझते हैं कि देयर इज़ अ डिसकनेक्ट बिटवीन अस, तो वो ऑब्वियसली हम ओवरलोड हो जाते हैं। बहुत सारी दफ़ा चीज़ें ओवरलोड हो जाती हैं, जैसे हम कहते हैं एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो गया। तो जब ओवरलोड हो रहा है तो अब एक दिमाग आप हज़ारों चीज़ों पे लगा रहे हैं, तो ज़ाहिरी बात है बर्नआउट होगा। जो आप एक चीज़ सोचते हैं कि मैं एक काम कर रहा हूँ और मेंटली मैं 10 जगह पे हूँ, तो मेरा दिमाग थक जाएगा, दैट आई विल गो इन अ बर्नआउट। तो दैट इज़ गेटिंग इमोशनल बर्नआउट बट बेसिकली। मैम हम ये भी तो देखते हैं कि अगर हम थोड़े से परेशान हैं, मतलब तक किसी भी चीज़ से गुजर रहे हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि हम अपने आप को रेस्ट दें। लेकिन ये जनरेशन कहती है सबको डिस्ट्रैक्ट करती है, एस्केपिज्म की तरफ भागती है और ख़ुद को बाहर निकाल लेगी कि दोस्तों के साथ बैठना है, कॉफ़ी शॉप पे बैठना है, स्टिल हमने अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं दिया। तो ये चीज़ और उसको बढ़ावा देती है, क्योंकि ये ज़्यादा आसान होता है कि आप बाहर डिस्ट्रैक्शन ढूंढें रादर देन एक्चुअली उसको डिस्कस करें या उसको एक्सप्लोर करें, उस फीलिंग को समझें कि ऐसा क्यों हो रहा है। जो अगर कोई प्रॉब्लम है या मैं कुछ फेस कर रहा हूँ तो ऐसी चीज़ क्यों हो रही है मेरे साथ, इस चीज़ को एक्सप्लोर करना रादर देन हम, आपने देखा होगा कि ये जनरेशन बाहर बैठ के बहुत डिस्कशंस करती है कि मुझे एंग्जाइटी हो रही है, मुझे डिप्रेशन हो रहा है, और दिस इज़ अ कॉल फॉर हेल्प एज वेल। दिस इज़ एन अ कॉल फॉर हेल्प के मतलब मुझे हेल्प की ज़रूरत है लेकिन मुझे पता नहीं है मुझे कैसे हेल्प लेनी है। तो ये एक एस्पेक्ट है। तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगी? मैं उन्हें ये एडवाइस देना चाहूँगी कि आप अगर प्रॉपरली किसी प्रॉपर थेरेपिस्ट से, किसी प्रॉपर साइकोलॉजिस्ट से बात करें, अपने सेशंस लें तो इट्स मच बेटर। एक और चीज़ मैं कहूँगी कि थेरेपी को बहुत ज़्यादा इस तरह से लिया जाता है कि पता नहीं मतलब कोई जजमेंट का एलिमेंट ना हो। तो थेरेपी बिल्कुल नॉन जजमेंटल चीज़ है और इसमें प्राइवेसी का पूरा ख्याल रखा जाता है। अच्छा थेरेपिस्ट जो होगा उसको पता होगा कि आपकी प्राइवेसी क्या है और आपको किस तरह से लेके चलना है। सही। तो मैम हम एक और जो है मैं स्पेसिफिक जेंडर स्पेसिफिक होंगी यहाँ पर। कहा जाता है सोसाइटी में कि मर्द बनो, स्ट्रॉन्ग बनोगे तुम, औरत हो तो तुम रो क्यों रही हो, रोगी तो तुम कमज़ोर लगोगी। तो ये जो जेंडर स्पेसिफिकेशन के साथ हमने एक एक्सपेक्टेशंस बना दी जो कि अनरियलिस्टिक है, क्या ये हमारी जनरेशन को नम कर रही है?
डेफिनेटली नम कर रही है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जैसे मर्दों को कहा जाता है कि मर्द है तो उसे दर्द नहीं होता या रोना नहीं है, या औरतों को कहा जाता है स्ट्रॉन्ग बनो। सो फीमेल की अलग खसूसियात हैं जो अल्लाह ताला ने बनाई हैं, और मर्दों के लिए अलग खसूसियात हैं जो अल्लाह ताला ने बनाई हैं, जस्ट टू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। और ऑब्वियसली जब हम ये कहते हैं ना कि रोना नहीं है, तो इसका मतलब ये कि क्या हम इंसान नहीं हैं? क्योंकि रोना तो अल्लाह ताला ने एक ऐसी चीज़ बनाई है जो उससे आपका स्ट्रेस रिलीज़ होता है। तो आप अपनी फिर नॉर्मल चीज़ से हट के जा रहे हैं, तो जब भी आप कहीं नॉर्मल चीज़ से हट के जाते हैं तो हमेशा प्रॉब्लम्स आती हैं, हमेशा उसमें कोई ना कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आप लैंड करते हैं। देखिए इमोशंस जो है ना, उनको सप्रेस करने से वो जाते कहीं नहीं हैं, वो स्टोर होते जाते हैं अंदर। सही। तो मैम अभी हम ये भी देखते हैं कि आजकल एक टॉक्सिक कल्चर बन चुका है 24/7 हस्टल ग्राइंड का, तो उसमें क्या हमारी जेंजी जो है उनकी मेंटल हेल्थ कोलैप्स हो रही है? बिल्कुल कोलैप्स हो रही है। आप जब हर वक्त एक स्पेसिफिक चीज़ को दिखाते रहेंगे कि मतलब हमें कहीं पहुंचना है, एक दौड़ लगी हुई है, हसल बसल है, एक दौड़ लगी हुई है, और वहाँ पे किसी को भी नहीं पता कि हमने जाना कहाँ है, लेकिन सबको ये है कि हमने इसमें दौड़ना है, इसमें शामिल होना है, हमने कहीं पहुँचना है। कहाँ पहुँचना है, ये सवाल आप अपने आप से पूछें कि मुझे कहाँ पहुँचना है, हम एक्चुअल में चाहते हैं क्या? हाँ, मैं इस दौड़ में अपने आप को, मैं क्या चाहता हूँ या मैं क्या चाहती हूँ अपने आप के साथ। हमने एक और चीज़ हाईलाइट कर दी है, देखा जाता है सोसाइटी में कि करियर ओरिएंटेशन बनाया जा रहा है सबको, कि करियर होगा तो आप सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है। इस वजह से होता है कि उनकी पर्सनल हेल्थ अफेक्ट हो रही है, उनकी जो है ऑफिस के साथ उनका जो रिलेशनशिप है कुलीग के साथ वो अफेक्ट हो रहा है, पर्सनल रिलेशनशिप के अंदर जो है उनकी फैमिली अफेक्ट हो रही है, फ्रेंड्स अफेक्ट हो रहे हैं, डेफिनेटली अदर रिलेशनशिप। तो क्या एक डेंजरस रेस नहीं बन गई? जब आप अपनी वर्थ को इसके साथ, इस मयार के साथ रखेंगे कि अगर मैं काम करूँगी तो मैं वर्दी होंगी, तो डेफिनेटली डेंजरस है। जो घर में बैठा है, जो अगर एक खातून है जो घर में है, वो बच्चों को पाल रही हैं, वो भी एक बहुत बड़ा काम है। सो ये बेसिकली अंडरस्टैंडिंग है अपनी वर्थ के बारे में कि मैं व्हाट एम आई वर्दी ऑफ, मेरी वर्थ का क्या लेवल है। अगर मैं अपनी वर्थ को इस तरह से देखती हूँ कि नहीं, जब तक कि मैं काम नहीं करूँगी ना तो मैं कुछ नहीं हूँ, तो ज़ाहिरी बात है वो डेंजरस है। वो आपके लिए हो सकता है उतने मौके ना मिलें आपको काम करने के, या हो सकता है उस तरह का काम आपको ना मिले, तो आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। आपको एंग्जाइटी हो सकती है कि मेरे इर्द गिर्द सब लोग काम कर रहे हैं और मैं घर पे हूँ, लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि घर पे बैठ के जो आप वो जन्नत का टुकड़ा बना रहे हैं उस घर को, वो एक काम है। itself जो है हाउस मेकिंग itself a huge thing. It's a thing. सही। तो मैम ये जो हम कहते हैं कि अगर हम वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं, आपको नहीं लगता या आप क्या सजेस्ट करती हैं कि हमें वर्क प्लेस पे भी जो है मेंटल हेल्थ अवेयरनेस या फिर कह लें वर्कशॉप से ट्रेनिंग देनी चाहिए? मेंटल हेल्थ वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग और अवेयरनेस हर जगह होनी चाहिए, खाली वर्क प्लेसेस पे नहीं होनी चाहिए, स्कूल्स में होनी चाहिए, पेरेंट्स के लिए होनी चाहिए। बिकॉज़ अभी देखें दौर बहुत आगे निकल गया है, सोशल मीडिया ने बहुत सारी चीज़ों को उजागर कर दिया, एक तरह से सामने आ गई हैं बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फ्लॉज भी सामने आते हैं इसके, बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं, लेकिन जब तक कि आपके पास ये अवेयरनेस नहीं होगी कि आपने किस तरह से लेके चलना है चीज़ों को, जब तक कि वर्कशॉप्स नहीं करेंगे, जब तक कि डिफरेंट चीज़ों के डिफरेंट एस्पेक्ट्स, जैसे एंग्जाइटी अगर हो रही है तो उसका मतलब क्या है, एंग्शियस होने का मतलब क्या है, क्या हो रहा है अपनी बॉडी में, मुझे क्या फ़ील हो रहा है, जब तक कि हम इन टच नहीं होंगे अपने आप के साथ, हम समझ नहीं पाएंगे। वो वर्कशॉप्स काम नहीं करेंगी। पेरेंट्स को दें, बच्चों को दें, ऑफिस में काम करने वालों को दें, बिकॉज़ हर लेवल की एक अपना स्ट्रेस लेवल है। बच्चों को स्कूल में ग्रेड्स का है, फिर पेरेंट्स बहुत सारे पुश करते हैं, फिर पेरेंट्स इर्द गिर्द जिस ग्रुप में होते हैं वो समझते हैं कि दूसरे के बच्चे ने A स्टार लिया तो मेरे बच्चे ने क्यों नहीं लिया। सो ये सब चीज़ें बहुत काउंट करती हैं। जैसे फिर काम कर रहे होते हैं तो उनको होता है कि मुझसे और आगे प्रमोशन मिली है, उसको मिली है तो मुझे क्यों नहीं मिली, मुझे और कितना काम करना होगा कि मुझे मिले। सो ये सारी चीज़ें समझनी बहुत ज़रूरी हैं। तो आप क्या सजेस्ट करती हैं हमारे ऑफिस में किन लोगों को जो है एक स्टेप लेना चाहिए ताकि वो इस तरह के जो वर्कशॉप्स हैं उनको बढ़ावा दें? हायर अप्स, जो भी आपके हायर अप्स हैं,
who know कि हम वर्कशॉप के लिए कहाँ से थेरेपिस्ट ले सकते हैं, कहाँ से साइकोलॉजिस्ट ले सकते हैं, डिफरेंट टेस्टिंग करवाएं, स्ट्रेस लेवल्स टेस्ट होने चाहिए, मेंटल हेल्थ के लिए रिलैक्सेशन होनी चाहिए, थोड़ा सा स्लो डाउन जिसे कहते हैं वो हम करना भूल गए हैं। ये हसल कल्चर में हम इतना आगे निकल गए हैं कि हम भूल गए हैं कि हमें थोड़ा सा माइंड एंड बॉडी को भी रिलैक्स करना है, थोड़ा सा हमें स्लो डाउन करना है, क्योंकि हमने अपनी वर्थ इतनी ज़्यादा रख ली है ना कि जितना ज़्यादा हम करेंगे उतना ही हम बेहतर होंगे, कि हम स्लो डाउन करना भूल गए। हम यही होता है कि बस जल्दी जल्दी काम हो जाए और जल्दी जल्दी रिजल्ट्स मिल जाएं, तो उसमें हम थोड़ा सा खुद को परेशान करते हैं। मैम यहाँ एक और चीज़ जो मैं हाईलाइट करूँगी कि जेंजी में कमिटमेंट इश्यूज़ हैं, हुकअप कल्चर बहुत कॉमन है, कॉन्सेंशनल रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा जो है वो हाईलाइट करते हैं, कॉन्फिडेंट लव की तरफ आ चुके हैं। तो ज़रा इस पर बताएं, ये क्या किस तरह बढ़ रहे हैं कमिटमेंट से क्यों इतना डरते हैं? देखें, हुकअप कल्चर में मैं ये कहूँगी कि ये जो डेटिंग ऐप्स हैं इन्होंने बहुत एक्सेसिबल कर दिया है रिलेशनशिप्स को। डेटिंग ऐप, आप कोई भी डेटिंग ऐप खोलें, किसी भी जगह पे खोलें तो बड़ी इजी एक्सेस है ना। एक रिलेशनशिप को सिर्फ ऐप पे रख के चलाना बहुत आसान है, और रियल लाइफ में रिलेशनशिप से इसीलिए दूर भागते हैं क्योंकि उसमें कमिटमेंट है, उसमें हर चीज़ अच्छी नहीं है, उसमें कुछ चीज़ें बुरी भी हैं, उसमें कुछ मुश्किलात भी आएंगी, उनको भी देखना है, उन्हें कैसे हल करना है, दोनों को मिल के चलना है। इसमें तो सिर्फ आप ऑन स्क्रीन है और जो भी कुछ है वो ऑन स्क्रीन है, तो वो बहुत आसान तरीका है, वो बहुत इजी है। रियल रिलेशनशिप्स की तरफ बहुत मुश्किल से लोग आते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, और रियल रिलेशनशिप्स दो लोग लेके चलते हैं, तो वो अंडरस्टैंडिंग होनी कि हमें चीज़ों को मिल के लेके चलना है, तो वो रियल रिलेशनशिप्स होते हैं। लेकिन आज तक ये भी कहा जाता है कि औरत ही सेक्रीफाइस करेगी, मर्द अब क्योंकि जो कल्चर चलता आ रहा है लॉन्ग टर्म पे वो आगे प्रिवेल करेगा, वो यही कहते हैं कि औरत को कहें कि सेक्रीफाइस करें, और मर्द कहते हैं मैं तो जैसा हूँ मैं वैसा ही रहूँगा। मर्द अपने आप को फ्लेक्सिबल नहीं करता, और अगर जहाँ वो करने लगता है तो औरत फ्लेक्सिबल नहीं होती उसके साथ। तो ये क्यों इश्यूज़ आ रहे होते हैं? देखिए, मेरा ख्याल से तो मर्द और औरत दोनों ही अपनी जगह इस वक्त एक अलग ही जंग लड़ रहे हैं। मर्दों के लिए इस वक्त बहुत ज़्यादा अगर हम देखें तो मतलब हर चीज़ का प्रेशर बहुत ज़्यादा है कि उन्हें एक फैमिली मेम्बर है तो उसको 5 लोगों के लिए काम करना है, ठीक है। और औरतें कुछ, सब मर्द सब औरतें एक जैसे नहीं होते, राइट। तो औरतें बहुत सारी जो हैं वो नॉन फ्लेक्सिबल होती हैं, लेकिन कुछ फ्लेक्सिबल भी होती हैं, वो भी अंडरस्टैंडिंग के साथ ही बढ़ता है जितनी हम अवेयरनेस इस चीज़ पे करते हैं। लेकिन मुझे लगता है समहाउ मर्दों को हम बहुत ज़्यादा वो नहीं करते कि मतलब हम औरतों को ही फील करते हैं कि औरत को ही जो है ना वो करना चाहिए, सैक्रिफाइस करनी चाहिए। मेरे ख्याल से मर्द भी बहुत जगह पे सैक्रिफाइस करते हैं, मर्द भी बहुत जगह पे अपने आप को सैक्रिफाइस करके पूरे घर का ख्याल रख के, उनके ऊपर वो प्रेशर भी बिल्डअप इसी वजह से होता है। सही। तो मैम अभी मैं आपकी ही एक्सपर्टीज़ आगे शेयर करूँगी। आपने काफ़ी बिग पर्सनालिटीज़ के साथ भी जो है उनकी थेरेपी वगैरह की, ऑर्गेनाइजेशंस में भी आपने जो है काफ़ी बिग ऑर्गेनाइजेशंस में आपने काम किया है। तो और अभी आपने मर्द का भी जिक्र किया कि बेचारे मर्द भी थोड़ा सेक्रीफाइस करते हैं। तो अभी रिसेंट हमने केस देखा था वकास रज़ा का और आसिम जमील का, काफ़ी CSS ऑफिसर थे, जिसमें बिलाल पाशा था, सुल्तान थे, तो काफ़ी लोगों के नाम हैं, हालांकि टैलेंटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, एक अच्छी जॉब पे हैं, एक अच्छे म्यार पे हैं, बट दे अटेम्प्ट अ सुसाइड जस्ट बिकॉज ऑफ सोसाइटल प्रेशर। अब उस सब के अंदर हमने हाईलाइट किया औरत को कि जी औरत की वजह से इन्होंने खुदकुशी की है क्योंकि घर के मसले हल नहीं हो रहे। एक तो ये चीज़ कि हर चीज़ औरत पे क्यों डाली जाती है, और दूसरी चीज़ कि इनके लिए हमने क्यों सुसाइड का रास्ता आसान कर दिया। क्योंकि एक्सेसिबल हो गई हैं बहुत सारी चीज़ें जो कि पहले एक्सेसिबल नहीं थी। और इन सारे फैक्टर्स में अभी आपने जितने भी नाम लिए हैं सारे इम्पॉर्टेंट लोगों के, अभी अगर आप देखें तो कोई हमारे पास ना प्रॉपर सपोर्ट सिस्टम नहीं है। इनमें से हो सकता है बहुत से लोगों के प्यारों को ये पता हो कि वो एक मुश्किल वक्त से गुज़र रहे हैं, मेंटली एक मुश्किल हाल से गुज़र रहे हैं। हमारे अंदर एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, सोसाइटी की बात मैं कर रही हूँ, कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करे कि हाँ अगर कोई मुश्किल में है तो हमें उसको मदद करनी है या हमें उसकी सपोर्ट करनी है। द सपोर्ट इज़ नॉट देयर। ये चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि अगर आपने प्रेशर बहुत ज़्यादा बिल्डअप किया हुआ है किसी के ऊपर,
तो उसको सपोर्ट भी तो देनी है ना आपने उसी तरह से, तभी वो जाके मसले का हल होगा। अगर आपके पास कोई बैक एंड पे सपोर्ट नहीं है और एक इंसान मुश्किल में है, तो वो ज़ाहिरी बात है अ लॉट विल गो थ्रू देयर हेड्स। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो जिनसे वो गुजरेंगे, वो समझेंगे कि मतलब दे हैव नोबडी टू गो टू। तो एक सपोर्ट सुनना, हर शख्स, अगर कोई आपका दोस्त किसी मुश्किल में है, वो आपसे डिस्कस करे, कोई आपसे बात करे, तो आप उसको सुने, एक्टिवली सुने उसकी बात को, समझें उसकी बात को, और अगर आपसे मदद हो सकती है उसकी मदद करें। अगर उसको आगे मदद की ज़रूरत है तो उसको रेफ़र करें किसी डॉक्टर के पास, किसी थेरेपिस्ट के पास। मैं बार बार इस चीज़ पे ज़ोर दूंगी कि जब हम बॉडी में कोई तकलीफ़ होती है तो हम ये समझते हैं कि बॉडी की तकलीफ़ है और हम डिफरेंट डॉक्टर्स के पास जाते हैं, लेकिन जब हम मेंटल इश्यूज़ देखते हैं तो हम इस चीज़ को बहुत लाइट लेते हैं। हम इस चीज़ को मजाक में उड़ा लेते हैं कि क्या है, क्योंकि हमारे नॉर्म्स ऐसे बने हुए ना कि स्ट्रॉन्ग तो जो लोग होते हैं उनको ज़रूरत नहीं होती मदद की। एक बंदा भी स्ट्रॉन्ग किस हद तक रह सकता है? हाँ, किस हद तक स्ट्रॉन्ग रह सकता है, क्योंकि हम इंसान ही है ना, इमोशंस हैं हमारे। तो सपोर्ट की तो हमें ज़रूरत होती है, हर लम्हा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो बी वेरी वेरी सपोर्टिव, आई वुड से। तो मैम ये सुसाइड का रास्ता क्यों उनके लिए आसान कर दिया हमने? इतना प्रेशर है कि शायद आसान है, कि शायद ज़िंदगी के उस तरफ, क्योंकि पता नहीं है ना क्या है उस तरफ, तो शायद आसान है उस तरफ जाना कि शायद वहाँ पे ये सब कुछ नहीं होगा। लेकिन ये तो हम में से कोई नहीं जानता कि वहाँ पे क्या है, क्योंकि वहाँ से कोई वापस नहीं आया हमें बताने के लिए कि वहाँ पे क्या है। तो यहाँ के प्रेशर्स, जब आपको सपोर्ट नहीं है, यहाँ पे किसी भी किस्म का कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो आपको यही आसान लगेगा कि मैं दूसरी तरफ निकल जाऊँ, इन सब चीज़ों से छुटकारा मिल जाए। इतना ज़्यादा बिल्डअप हो जाता है प्रेशर कि वो जगह आसान लगती है। तो मैम यहाँ पर एक आते हैं सवाल मर्दों की तरफ से कि अगर औरत के लिए मी टू है तो मर्द के लिए क्या है? मर्द के लिए होना चाहिए सपोर्ट मी। सही। तो मैम मैं वापस अपने ही टॉपिक पे आऊँगी जहाँ मैंने मर्द को हाईलाइट किया, वहीं मैं इसी जनरेशन को जो है रैप करूँगी ताकि पॉडकास्ट हमारा एक एंड पे आए। कि इस जनरेशन में हम देखते हैं कि फ्लॉज भी हैं लेकिन कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। आपको नहीं लगता कि इस जनरेशन को बहुत ज़्यादा नेगेटिवली हाईलाइट किया जाता है? हाँ, बहुत ज़्यादा नेगेटिवली हाईलाइट किया जाता है, बट एक चीज़ है कि देखें, जो पिछली जनरेशन्स थी, हमारा सोशल मीडिया इतना नहीं था, उसमें हमें पता नहीं था कि क्या है क्या नहीं। लेकिन इस जनरेशन के साथ सबसे बड़ी बात ये है कि ये आपकी कंज्यूमर सबसे बड़ी यही है, जेन ज़ी जो है आपका। तो जितनी भी आइटम्स हैं वो सब आपने लेने हैं, करने हैं, तो आपने हर चीज़ को ना हाईलाइट कर दिया है इनकी, कि इनको तो प्रॉब्लम्स हैं, इनको तो डिप्रेशन हो जाता है, इनको तो स्ट्रेस हो जाता है, ये तो बर्न आउट हो जाते हैं। लेकिन ये बहुत एक्चुअल और रियल चीज़ें जो इस जनरेशन के साथ हुई हैं और जो इस जनरेशन के साथ होती हैं। बात सिर्फ इतनी है कि हम इनको कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, हम इनकी बात को कितना सुनना चाहते हैं, हम इनको कितना सपोर्ट करना चाहते हैं। किसी भी चीज़ को समझना, कम्युनिकेट करना सबसे पहली सीढ़ी है जिससे हम इनको समझ सकते हैं। सो हम जितना कम्युनिकेट करेंगे अपनी जनरेशन्स के साथ, उतनी ही ज़्यादा हम इनके अंडरस्टैंडिंग कर सकते सही। हैं। तो मैम ये बताएं इनकी पॉजिटिव साइड क्या है इस जनरेशन की? हाँ, क्योंकि हम हमेशा इसकी वीकनेस के बजाय जो है अगर हम स्ट्रेंथ की ओर बात करें तो वो ज़्यादा डिफरेंट भी शो करेगा कि ये जनरेशन वाकई प्रीवियस जनरेशन से ज़्यादा अच्छी है। इनको बहुत कुछ पता है, इनके एक क्लिक पे इनको सारी दुनिया की चीज़ें पता है। टेक्नोलॉजी इनके पास है, एजुकेशन इनके पास है, कल्चरली दे आर रिलेटेड टू एवरीवन। मतलब एक ग्लोबल विलेज जो बना है वो यही है कि मतलब आपके एक क्लिक पे सब कुछ है। इनके पास इंफॉर्मेशन इन्फ्लक्स है, हर चीज़ की इंफॉर्मेशन है। तो आई थिंक कि ये बाकी जनरेशन से बहुत आगे हैं नॉलेज में, हर चीज़ में। इट्स जस्ट दैट हाउ टू टेक देम अहेड विद हैविंग ऑल दीज थिंग्स। जितनी सारी चीज़ें इनके पास हैं, इसको लेते हुए हम पॉजिटिव चीज़ें कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ की पॉजिटिव और नेगेटिविटी होती है। तो हम इसको किस तरह से आगे लेके चल सकते हैं इस जनरेशन को, दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट। थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किया, चीज़ों को हमारे सामने लाया। हमारा पॉडकास्ट यहीं पे ख़त्म होता है। तो जी नाज़रीन, हमारे पॉडकास्ट का वक्त यहीं पे ख़त्म होता है। और याद रखें, अगर आप किसी मेंटल हेल्थ इशूज़ से गुजर रहे हैं तो थेरेपी लाजमी लें, क्योंकि थेरेपी लेना एक टैबू नहीं है, बेसिक नीड है। और अपनी मेज़बान नवीदा शेख को इजाज़त दीजिए। दोबारा हाजिर होंगे नए मौजूद और नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।